सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने न्यू क्लास में। कैसे आप लोग? बढ़िया है ना? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बताइए कि मैं आप लोग को जो टाइम टेबल चेंज किया वो कैसे लग रहा है आज की क्लास? बढ़िया लग रहा है ना? इस टाइम में सही रहेगा क्योंकि 6:15 में ना क्लास का टाइमिंग अच्छा है, क्योंकि इतने इस टाइम में बच्चे लोग नहीं आ पाते थे, इसलिए ये इस टाइम सही है, कंफर्टेबल टाइम है। ठीक है ना? तो देखिए, मैं आज जो पढ़ने वाले मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा डीएनए और आरएनए के बारे में, यानी कि डीएनए और आरएनए के जो टॉपिक है उसमें मैं डिटेल्स में पढ़ाऊंगा। ठीक है ना? सिर्फ इसमें डीएनए और आरएनए से रिलेटेड आपका जो भी रहेगा सब डीएनए आरएनए से रिलेटेड। ठीक है ना? तो जैसे कि मैं आप लोग को जो सेल्स कंप्लीट करा चुका हूँ, सारा डिटेल्स में आप लोगों को सेल्स कंप्लीट कर चुका हूँ, जो कि आप लोग को एग्जाम के लिए रिलेबल है, जो कि आप लोग के एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट था। सेल्स चैप्टर में मैं आप लोग को ऑलरेडी कंप्लीट करा चुका हूँ। ठीक है ना? ठीक है ना? आज जो हम लोग करने वाले कि डीएनए और आरएनए के बारे में। ठीक है ना? चलिए, तो डीएनए और आरएनए का मतलब होता क्या है? जैसे कि मैं आप लोगों को सेल्स चैप्टर में बताया था कि डीएनए यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें डबल स्टैंडर्ड, यानी कि इसमें आरएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड होता है और डीएनए डबल स्टैंडर्ड। यदि मैं डीएनए की बात करूँ, डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? यदि मैं डीएनए की बात करूँ तो डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? तो डीएनए को जो हम लोग बोलते हैं, डीएनए को क्या बोलते हैं? डिऑक्सी डिऑक्सी राइबो फेल्विक एसिड, डिऑक्सीराइबोफेल्विक एसिड। यदि डीएनए का मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर बना के दिखाता है कि डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा, देखो डीएनए का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, यानी कि इसमें डबल स्टैंडर्ड प्रेजेंट होता है। देखिए, ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इसमें आपका ये लगा होता है, बीच बीच में बॉन्ड, मतलब फास्फोलिपिड का बॉन्ड बना होता है। ठीक है ना? ये आपका डीएनए का इमेज। यदि मैं आरएनए की बात करूं तो आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सी राइबोक्सीफेल्विक एसिड, यानी कि हम लोग आरएनए को बोलते हैं। मैं आप लोग को आरएनए का भी इमेज मैंने बताया था कैसे होता है। आरएनए ऐसे होता है, इसमें सिंगल टैप्स का होता है। पर देखो, ये आपका आरएनए है। ठीक है ना? ये आपका यूकैरियोटिक में, डीएनए आपका यूकैरियोटिक में आपको देखने को मिलेगा। यूकैरियोटिक सेल होता है ना, उसमें आपका डीएनए प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है ना, वो प्रोकैरियोटिक सेल्स में होगा भाई आपका आरएनए प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। तो ये था मैं आपका डीएनए और आरएनए के बारे में मैं आप लोगों को जो सेल्स चैप्टर में थोड़ा बहुत बेसिक में आप लोगों को बताता। ठीक है ना? जो कि आज मैं डिटेल्स में डीएनए और आरएनए के कंप्लीट करूंगा, जो कि आपका वन शॉट क्लास होने वाला है। एक ही क्लास में आपका डीएनए और आरएनए कंप्लीट हो जाएगा। जो भी आपके एग्जाम के लिए रिलेबल होगा डीएनए आरएनए से रिलेटेड, आप लोग को मैं 100% हर एक मटेरियल आपको प्रोवाइड करूंगा। ठीक है ना? चलिए, तो मैं बात करता हूँ कि जो न्यूक्लियस, आप लोग पता होगा कि न्यूक्लियस जो होता है, जो न्यूक्लियस डीएनए के सेंटर्स में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के सेंटर में क्या होता है, आपका न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है। आप लोग को पता होगा कि जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के सेंटर में क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है कहाँ पे? तो न्यूक्लियस के सेंटर्स में प्रेजेंट होता है। और जो न्यूक्लिक एसिड जो होता है ना, वो आपका, ये जो आपका न्यूक्लिक एसिड होता है, ये आपका दो टाइप्स का होता है। कितना होता है? ये न्यूक्लिक एसिड आपका दो टाइप्स का होता है। कौन कौन सा होता है? एक हो जाएगा आपका डीएनए और एक आपका हो जाएगा आरएनए। न्यूक्लिक एसिड आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है डीएनए और एक होता है आपका आरएनए। राइट? यानी कि जो न्यूक्लियस के सेंटर्स में न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होता है, और ये न्यूक्लिक एसिड आपका दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका डीएनए हो जाएगा और एक आपका आरएनए हो जाएगा। यदि मैं डीएनए की बात करूं तो डीएनए जो होता है आपका वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? डीएनए आपका डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, यानी कि डीएनए का जो स्ट्रक्चर होता है वो डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। और जो आरएनए का जो स्ट्रक्चर होता है आपका, होता है आरएनए का सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। राइट? यानी कि डीएनए का हो जाएगा डबल और आरएनए का आपका हो जाएगा
सिंगल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं कि डीएनए को सबसे पहले किसने मॉडिफाई किया है, प्रयोगशाला में किसने चेंज किया था, तो मैं आप लोगों को बताया था कि हरविंद खुराना ने चेंज किया था। किसने किया था, तो हरविंद खुराना ने हरविंद खुराना ने हरविंद खुराना ने आपको डीएनए का मॉडिफिकेशंस किया था। क्या किया था उसने, तो डीएनए को उसने मॉडिफाई कर दिया था। मॉडिफिकेशन किसने किया था, तो डीएनए का मॉडिफिकेशन आपका हरविंद खुराना ने किया था। ये बहुत इंपॉर्टेंस है, यहाँ से क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है ना। यदि मैं डीएनए को क्या कहता है, डीएनए को बोलते हैं पॉलीन्यूक्लिक टाइड्स या न्यूक्लियर टाइड्स बोलते हैं। डीएनए को हम और क्या बोलते हैं, तो डीएनए को जो हम लोग बोलते हैं, डीएनए को क्या बोलते हैं, डीएनए को हम लोग बोलते हैं पॉली न्यूक्लियर टाइड या न्यूक्लियर साइड टाइड, न्यूक्लियर टाइड, यानी कि डीएनए को हम लोग पॉलीन्यूक्लियर टाइड के नाम से भी जानते हैं और न्यूक्लियर टाइड के नाम से भी हम लोग डीएनए को जानते हैं, ठीक। यदि मैं बात करूँ न्यूक्लियस के, तो न्यूक्लियस आपका दो टाइप्स का होता है, एक होता है न्यूक्लिक साइड्स, एक होता है आपका फॉस्फोरस, यानी कि न्यूक्लियस जो होता है आपका दो टाइप से होता है, यानी कि एक होता है न्यूक्लियस और एक होता है आपका फॉस्फोरस। मैं आप लोग को ये बताऊं, न्यूक्लिया बताओ ना, न्यूक्लिक एसिड, यानी कि न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स का होता है, आरएनए और डीएनए। मैं इसमें बोल रहा हूँ कि न्यूक्लियर दो टाइप्स का होता है, कंफ्यूज मत होना है। इसमें मैं कह रहा हूँ कि न्यूक्लियर दो टाइप्स का होता है, यानी कि जो आपका जो न्यूक्लियर होता है टू टाइप्स का होता है, ठीक है ना। न्यूक्लियस टू टाइप्स का होता है, एक हो जाएगा आपका न्यूक्लियसाइड्स, एक हो जाएगा आपका न्यूक्लियर साइड, एक तो आपका हो जाएगा न्यूक्लियर साइड्स और दूसरा जो आपका हो जाएगा, बताओ क्या हो जाएगा, तो फॉस्फोरस। फॉस्फोरस यानी कि न्यूक्लियर दो टाइप्स का होता है, एक होता है न्यूक्लियोसाइड्स और एक होता है आपका फॉस्फोरस। यदि मैं डीएनए में एक बात बताता हूँ कि डीएनए में जो शुगर होता है, शर्करा, जो डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है, डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो डायोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड क्या बोलते हैं, जो डीएनए में शुगर प्रेजेंट होता है उसको हम लोग डाइऑक्साइड बोलते हैं, और जो आरएनए में शुगर प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं राइबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसको राइबो बोलते हैं। आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट होता है इसको राइबो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, राइबो बोलते हैं, ठीक है ना। यानी कि जो डीएनए में शुगर प्रेजेंट होगा इसको हम लोग डाइऑक्साइड बोलेंगे, जो आरएनए में शुगर प्रेजेंट होगा उसको हम लोग राइबो बोलेंगे। क्या बोलेंगे, राइबो बोलेंगे। न्यूक्लियर साइड आपका जो होता है टू नाइट्रोजन वेस्ट, यानी कि दो डीएनए का मुख्य भाग होता है, यानी कि जो आपका न्यूक्लियर साइड होता है क्या होता है, यानी कि वो आपका न्यूक्लियोसाइड आपका टू नाइट्रोजन वेस्ट होता है, बेस होता है, जो कि ये डीएनए का मुख्य भाग होता है। यदि मैं बात करूं न्यूक्लियर साइड्स के बारे में, न्यूक्लियोसाइड के बारे में बात करूं, तो न्यूक्लियोसाइड जो होता है आपका वो क्या होता है, टू नाइट्रोजन वेस्ट, टू नाइट्रोजन बेस, और जो डीएनए क्या होता है, डीएनए का क्या होता है, वो इम्पोर्टेंस क्या होता है, मतलब भाग होता है, यानी कि इम्पोर्टेंस इसका क्या होता है, एक प्रमुख इसका भाग होता है, किसका, डीएनए का। यदि मैं नाइट्रोजन बेस की बात करूं तो नाइट्रोजन बेस भी आपका दो टाइप्स का होता है, नाइट्रोजन बेस भी आपका दो टाइप्स का होता है, नाइट्रोजन बेस भी आपका टू टाइप्स का होता है, नाइट्रोजन बेस भी आपका
दो टाइप्स का होता है। एक कौन होता है? एक का आपका हो जाएगा प्यूरिन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एक प्यूरिन हो जाएगा, एक प्यूरिन हो जाएगा, और एक आपका पैरेटीन हो जाएगा। ठीक, एक प्यूरिन्स और एक पैरेटीन्स, यानी कि आपका नाइट्रोजन बेस दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका प्यूरिन्स हो जाएगा, एक कौन हो जाएगा? एक प्यूरिन्स हो जाएगा, और एक आपका पैरेटीन हो जाएगा। यानी कि हिंदी में मैं लिखूँ तो ऐसे हिंदी में लिख से देता हूँ। ठीक है ना, पैरेटीन हो जाएगा। चलिए, यदि मैं एडिनिन की बात करूँ तो एडिनिन में क्या होता है? एडिनिन में गुआनिन और प्यूरिन्स प्रेजेंट होता है, यानी कि एडिन में होता है, एडमिन में गुआनिन और प्यूरिन्स होता है। ठीक है ना, बताओ ना आपको कि एडमिन जो होता है, एडमिन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो गुआमिन और क्या होता है? और प्यूरिन होता है। गुआनिन और प्यूरिन किस में होता है? तो एडेनिन में होता है। थायमिन्स में क्या होता है? साइटोसिन और पैरेडमीन होता है। ठीक है ना, थायमिन में थायमिन हो जाएगा और साइटोसिन क्या प्रेजेंट होता है? आपका पैरेडमीन, पैरेडमीन प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, यदि मैं यहाँ से बात करूँ कि एडेनिन और थायमिन्स में कौन सा बॉन्ड होता है भाई, तो एडेनिन और थायमिन्स में होता है आपका डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्या मैं बोला? कि एडेनिन और थायमिन्स में क्या होता है? आपका इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। समझ ना, डबल बॉन्ड, एडेनिन हो गया ये आपका, ये थायमिन्स, यानी कि इसमें क्या है? तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है एडेनिन और थायमिन्स में। और गुआनिन साइटोसिन में आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। गुआनिन और जो साइटोसिन होता है, इसमें क्या होता है? इसमें ट्रिपल बॉन्ड क्या होता है? प्रेजेंट होता है। समझ गया गया कि एडेनिन और थायमिन्स में क्या होता है? तो एडेनिन और थायमिन्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, और गुआनिन साइटोसिन में आपका ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। क्लियर सभी को? चलिए नेक्स्ट, चलिए अब यहाँ से जो आपको लिखना है, जो मैं यहाँ से 4 पॉइंट लिखाऊंगा, ये चारों पॉइंट से क्या हो चुका है? आपका ईवैक्यू बन चुका है। लिखिए, फर्स्ट लिखिए कि जो डीएनए से आरएनए चेंज कर, डीएनए से जो हमें आरएनए बनाना है, या डीएनए से जो आरएनए को चेंज करना है, तो क्या करना पड़ेगा? यानी कि डीएनए से हमें आरएनए को चेंज करना है, आरएनए बनाना है। डीएनए को हमें आरएनए में चेंज करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो बताओ, ट्रांस क्या पड़ेगा? ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि डीएनए से आरएनए में चेंज करने के लिए हमें ट्रांसक्रिप्शंस करना पड़ेगा, और आरएनए से डीएनए में चेंज करने के लिए रिजर्व ट्रांसक्रिप्शंस करना पड़ेगा। आरएनए से डीएनए में चेंज करने के लिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करना पड़ेगा। और यदि मैं बात करूं डीएनए से डीएनए में बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? डीएनए से डीएनए यदि बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा? रेप्लिकेशंस करना पड़ेगा, रेप्लिकेशन करना पड़ेगा। और यदि मैं बात करूं आरएनए से हमें प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना है, आरएनए से हमें क्या करना है? प्रोटीन का
फॉर्मेशन करना है तो क्या करना पड़ेगा भाई, क्या करना पड़ेगा, हमें ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन करना पड़ेगा। तो ये चारों पॉइंट आप लोग को जो ब्रह्मास्त्र बाण है, यानी कि यदि क्वेश्चंस आते हैं तो इस चारों से क्वेश्चंस 100% आता ही आता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया आप लोगों को, कि मैंने बताया आप लोगों को यदि हमें डीएनए से हमें आरएनए में चेंज करें, यानी कि डीएनए को हमें आरएनए में चेंज करना है तो ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ेगा। यदि हमको आरएनए से डीएनए में चेंज करना है तो इसको हमको रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कराना पड़ेगा। यदि हमको आर यदि हमको डीएनए से डीएनए ही बनाना है, यानी कि एक डीएनए से हमें दूसरा डीएनए बनाना है तो इसके लिए हमें रेप्लिकेशंस करना पड़ता है। और यदि हमें आरएनए से किसी प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करना है, राइट, यानी कि आरएनए से प्रोटीन्स बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ट्रांसलेशंस करना पड़ेगा। समझ गए ना। ये आपका ये 3 पॉइंट काफी इंपोर्टेंट थे, ठीक है ना। चलिए देखिए मैं अब बताऊंगा आरएनए, यानी कि आरएनए आपका कितने टाइप्स का होता है। तो लिखिए आरएनए के बारे में। मैक्सिमम आरएनए की बात करूँ तो आरएनए जो आपका होता है 3 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका टीआरएनए, एक होता है एमआरएनए, एक होता है आपका आरएनए। यानी कि एक तो आपका हो जाएगा एमआरएनए, एक आपका हो जाएगा क्या, आपका टीआरएनए, टीआरएनए, और तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरा आपका हो जाएगा आरएनए, राइट। यानी कि आरएनए आपका 3 टाइप्स का होता है। एक होता है एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, और एक होता है आरएनए। समझ गए ना। आरएनए 3 टाइप्स का होता है। थ्री का मैं फंक्शन में लिखूंगा, उसका काम में लिखता हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलो। तो मैंने आप लोग को आरएनए के बारे में बताया कि आरएनए कितने प्रकार का होता है। तो आरएनए जो आपका होता है 3 टाइप्स का होता है। एक तो आपका हो जाएगा एमआरएनए, एक तो आपका हो जाएगा टीआरएनए, टीआरएनए, और एक आपका हो जाएगा आरएनए, आरएनए। यानी कि ये जो आपका है ये आपका आरएनए के टाइप्स होता है। ये क्या आपका, ये आरएनए का टाइप्स होता है। तो आप लोग को ये याद रखना है कि आरएनए कितने टाइप्स का होता है। तो आरएनए आपका 3 टाइप्स से होता है। एक आपका हो जाएगा आरएनए एमआरएनए, एक हो जाएगा आपका टीआरएनए, और एक हो जाएगा आपका आरएनए, ठीक है ना। तो ये आपका 3 टाइप्स का आरएनए होता है। यदि मैं एमआरएनए की बात करूं तो ये जो क्या होता है, ये आपका मैसेंजर काम करता है। क्या कहते हैं, वो मैसेज का काम करता है, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं मैसेंजर आरएनए। एमआरएनए को बोलते हैं हम लोग मैसेंजर, किसी चीज को मैसेज पहुंचाना। ये मैसेज पहुंचाने का काम कौन कर रहा है, तो आपका मैसेंजर आरएनए जो कि एमआरएनए। और जो ट्रांसफर, कोई चीज को ट्रांसफर कर रहा है, ये आपका टीआरएनए कर रहा है। इसका काम क्या होता है, वो ट्रांसफर करना, कोई चीज को आगे पहुंचाना। और जो आरएनए का काम होता है, ये क्या करता है आपका, वो आपका राइबोसोम्स का क्या करता है, वो फॉर्मेशन करता है। क्या कहता है वो आपका, ये राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है। राइबोसोम क्या है, वो आपका वे फॉर्मेशन करता है। कौन, आपका आरएनए, ठीक है ना। यदि मैं बात करूँ राइबोसोम्स के बारे में, तो जो 10 आरएनए, यदि मैं बात करूँ आरएनए के बारे में, ये राइबोसोम बात ही है। तो 10 आरएनए जो होता है मेरा, 10 आरएनए कहाँ से मिलता है, तो 10 आरएनए मेरा क्या होता है, बॉडी, यानी कि फॉर्मेशन का होता है। 10 आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो हमारे बॉडी में 10 आरएनए बनता है। और 10 आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है, 10 आरएनए का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो 10 आरएनए का फॉर्मेशन जो होता है कहाँ से, तो फूड से फॉर्मेशन होता है। हम लोग खाना खाते हैं ना, उससे आपका 10 आरएनए बनता है। जब ये 20 आरएनए मिलेगा तो इससे मिलकर आपका 20 आरएनए हो जाएगा, यानी कि ये 20 आरएनए हो जाएगा। और वही 20 आरएनए मिलकर क्या होता है, एक प्रोटीन बनता है। देखिए इसीलिए
प्रोटीन कितना इंपॉर्टेंट है, यानी कि प्रोटीन जो है सबसे इम्पोर्टेंस है, यानी कि बॉडी बिल्डिंग, यानी कि बॉडी को बिल्ड करने के लिए प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट है, यानी कि हमारे शरीर को ग्रोथ के लिए प्रोटीन सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए कितना प्रोसेस है प्रोटीन्स का, कि 10 आरएनए तो बना मेरा आप कहाँ पे, तो बॉडी में बना, और 10 आरएनए कहाँ बना, तो 10 आरएनए जो मेरा बना है आपका, वो जो हम लोग खाना खाते हैं उससे बना। जब 20 आरएनए कंबाइंड हो जाएगा तब एक प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है, फिर वही प्रोटीन्स हमारे बॉडी में कहते हैं, वो भी अनेक प्रकार उसका काम होता है, ठीक है ना, अनेक प्रकार का उसका काम होता है, ठीक है ना। तो ये था आपका आरएनए और डीएनए के सारा डिटेल्स में बात, ठीक है ना। 20 मिनट में कंप्लीट सारा चैप्टर। मैं इसमें एक चीज पढ़ा दूं, जो कि मैं सेल्स में जो आप लोग को मैं पढ़ाया था ना, उसमें मैंने कुछ छोड़ दिया था, बताया क्यों, क्या छोड़ा था, सेल्स डिवीजन छूट गया था, तो मैं इसमें कवर कर दूं। चलिए, मैं सेल्स डिवीजन जो मैं सेल्स चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था ना, उसमें मैंने कुछ छूट गया था जो कि सेल डिवीजन। तो आज मैं सेल डिवीजन के बारे में, बहुत छोटा है, हो जाएगा कवर, ठीक है ना, 20 मिनट ये भी कंप्लीट हो जाएगा। चलिए मैं बात करता हूँ, जो मैं सेल्स चैप्टर पढ़ाया था, इसमें मैं लिख देता हूँ सेल चैप्टर, इसे पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ सेल। सेल्स के डिवीजन के बारे में बात करेंगे, तो मैं आप लोगों को पता होगा कि सेल्स में कितने प्रकार का डिवीजन होता है, सेल में कितने प्रकार का डिवीजन होता है आप लोगों को पता होगा। तो भाई सेल्स में जो डिवीजन होता है, पता है ना, आप बताओ सेल में कितने प्रकार का डिवीजन होता है। सेल में आपका 3 टाइप्स का डिवीजन होता है, एक होता है आपका एमाइटोसिस, एक होता है आपका माइटोसिस, और एक क्या हो जाएगा आपका, एक होता है आपका मियोसिस। यानी कि 3 टाइप्स का सेल्स का डिवीजन होता है। यदि मैं एमाइटोसिस की बात करूं, तो एमाइटोसिस कहाँ पे होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में, प्रोकैरियोटिक सेल में आपका एमाइटोसिस का सेल डिवीजन होता है। यदि मैं बात करूं आपका माइटोसिस, तो यूकैरियोटिक सेल्स में, जैसे कि ह्यूमस का बॉडी होता है ना, ह्यूमस बॉडी में फुल्ली बॉडी, यानी कि क्या होता है आपका यूकैरियोटिक जिसको बोलते हैं, यानी कि इसमें होता है मियोसिस सेल डिवीजन, यानी कि मल्टीपल सेल्स का डिवीजन इसमें होता है। मियोसिस का होता है, तो मियोसिस होता है मेरा जहाँ पे मेरा रिप्रोडक्शन, एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन, यानी कि जब रिप्रोडक्शन होता है मेल और फीमेल में, उस समय क्या होता है आपका मियोसिस का सेल का डिवीजन होता है, ठीक है ना। यदि मैं बात करूं कि एमाइटोसिस के बारे में, तो मैं आप लोग को ऑलरेडी पता होगा कि एमाइटोसिस क्या होता है, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल्स होता है, यानी कि जो जितना भी प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें एमाइटोसिस सेल डिवीजन होता है। जितना भी यूकैरियोटिक सेल होता है इसमें आपका माइटोटिक सेल डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है, इसमें मल्टीपल सेल्स का डिवीजन होता है, क्या होता है, इसमें मल्टीपल क्या होता है, सेल का डिवीजन, यानी कि 1 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, यानी कि इसमें सेल्स का डिवीजन मल्टीपल्स होता ही रह जाता है। यदि मैं मियोसिस की बात करूं, तो मियोसिस क्या होता है भाई, मियोसिस का जो सेल डिवीजन होता है मेरा, जब रिप्रोडक्शन होता है ना मेल फीमेल्स में, उस समय में आपका मियोसिस का सेल डिवीजन, जैसे मान लीजिए कि ये मेल है, ये मेल हो गया, और ये आपका फीमेल हो गया, ठीक है ना। मान लो कि मेल में 23 पेयर्स क्या क्रोमोसोम है, फीमेल में भी 23 पेयर्स क्रोमोसोम है, पेयर में बात कर रहा हूँ। तो पेयर में 23 है, तो कितना हो जाएगा, अनपेयर में 46 हो जाएगा, इसका भी अनपेयर 46 हो जाएगा। तब जी प्रोडक्शन जो होगा ना, तो उसमें से क्या होगा, इसमें से 23 क्रोमोसोम निकल के आएगा, और इसमें से 23 क्रोमोसोम निकल के आएगा। फिर ये दोनों फर्टिलाइज करने के बाद जो फीटस के पास 46 क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी कि रिप्रोडक्शन के समय में क्या होता है आपका मियोसिस सेल का डिवीजन होता है। क्लियर सभी को, यानी कि रिप्रोडक्शन जब होता है ना, उस समय में मेरा सेल्स हाफ डिवीजन होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए एक सेल है, तो ये क्या 0.5, यानी कि इसका हाफ होगा, यानी कि 2 सेल है
तो इसका एक डिवीजन होता है, एक हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, यानी कि हाफ डिवीजन। हाफ का मतलब होता है कि आधा आधा है ना, यानी कि हम लोग को पता होगा कि हम लोग का क्रोमोसोम 46 को बॉडी में प्रेजेंट है ना, तो 23 क्रोमोसोम किसका है, तो मेरे पेरेंट्स का, एक मम्मी का है, और 23 मेरा पापा का क्रोमोसोम, यानी कि जब 23 मतलब 46 क्रोमोसोम हो जाएगा, जब पूरा 46 क्रोमोसोम मिलेगा, तो वे मेरे बॉडी में 46 क्रोमोसोम मिलने पर एक अलग प्रकार क्या होता है, ऑर्गन बनता है, सिस्टम बनता है, जो भी हार्ट वो हम एक जिस सिस्टम से तैयार होता है, ठीक है ना। तो ये होता है आपका मियोसिस सेल का डिवीजन, ठीक है ना। यदि मैं माइटोसिस के टाइप्स के बारे में बात करता हूं, तो माइटोसिस में बहुत टाइप्स होता है, बहुत इंपॉर्टेंस है माइटोसिस सेल डिवीजन, ठीक है ना। चलिए मैं बात करता हूं कि माइटोसिस टाइप्स के बारे में। माइटोसिस का कितने टाइप्स होता है, देखिए माइटोसिस जो होता है, इसमें कौन कौन सा फेज होता है पता है, आईपी मैट, आईपी मैट ट्रिक लीजिए, आईपी मैट लिख लीजिए ट्रिक, आई पी मैट, यानी कि क्या हो जाएगा भाई बताओ, तो आई से जो आपका हो जाएगा क्या, आई से आपका हो जाएगा इंटरफेज, इंटरफेज, आई से इंटरफेज, पी से क्या हो जाएगा आपका प्रोफेज, पी से प्रोफेज, एम से मेटाफेज, ए से एनाफेज, और टी से क्या हो जाएगा टीलोफेज। यानी कि जो हम लोग को बॉडी में जो सेल्स का डिवीजन होता है, वो इतने इसको फेज से गुजरेगा, तब आपका कंप्लीटली सेल्स का डिवीजन होता है। यानी कि माइटोसिस में क्या होता है, आईपी मैट, इसका ट्रिक आप लोग लिख लीजिएगा, ये इसका ट्रिक है आईपी मैट। आईपी मैट से आई से आपका इंटरफेज हो जाएगा, पी से आपका प्रोफेज हो जाएगा, एम से आपका मेटाफेज हो जाएगा, और एन से आपका, ए से आपका एनाफेज, और टी से आपका टीलोफेज हो जाएगा, ठीक है ना। यदि मैं इंटरफेज की बात करता हूँ, तो इंटरफेज क्या है, ये जो है सबसे, यानी कि ये बिगेस्ट फेज है, ये क्या है, ये आपका ये जो है आपका बिगेस्ट फेज है। इसमें क्या होता है, ये आप इसमें फर्स्ट अवस्था होता है किसका, तो न्यूक्लियस ग्रोथ। इसमें क्या होता है, इसमें आपका न्यूक्लियस का ग्रोथ होता है। प्रोफेज में क्या होता है, तो प्रोफेज में जो आपका हो जाएगा, इसमें क्या होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर बनता है, स्पिंडल फाइबर का क्या होता है, इसमें फॉर्मेशन होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर का फॉर्मेशन होता है, प्लस में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का थोड़ा बहुत डिवीजन भी होता है, इसमें न्यूक्लियर का डिवीजन भी होता है, ठीक है ना। यदि मैं मेटाफेज की बात करूं, तो मेटाफेज में क्या होता है, मेटाफेज में इसमें स्पिंडल फाइबर, और कंप्लीट क्या होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर कंप्लीट न्यूक्लियस को डिवीजन कर देता है। मैं आप लोगों को समझाऊंगा लास्ट में, पहले लिख लीजिए। एनाफेज में क्या होता है, इसमें एनाफेज में आपका ऑर्गन पोल बनता है, ऑर्गन पोल आपका एनाफेज बनता है, और जो स्मॉलेस्ट फेज क्या है आपका टीलोफेज, स्मॉलेस्ट फेज क्या है आपका, तो आपका टीलोफेज है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे कि मैं आप लोगों को बताया कि सेल्स डिवीजन के बारे में, तो जो सेल्स डिवीजन होता है आपका, जो पता होगा कि जो एक होता है माइटोसिस, एक होता है माइटोसिस, और एक होता है आपका मियोसिस। मैं आप लोग को ऑलरेडी बताया हूँ कि जो ए माइटोसिस होता है कहाँ पे होता है भाई, तो ए माइटोसिस जो आपका होता है कहाँ पे होता है, मैं बताया हूँ ना, ए माइटोसिस कहाँ होता है, तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है ना, प्रोकैरियोटिक सेल जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, उसमें ए माइटोसिस का सेल्स का डिवीजन होता है। एक बताया कि मैं आप लोग को माइटोसिस, माइटोसिस कहाँ होता है, जहाँ पे सेल्स का मल्टीपल डिवीजन हो रहा है, जहाँ पे सेल्स का मल्टीपल, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे हाथ हैं, फॉर एग्जाम्पल मेरा हैंड है, मेरा हैंड में कहीं कट लग गया, मेरा हाथ में कहीं कट गया, फट गया, टूट गया, कुछ भी हो गया, तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे मल्टीपल सेल्स का डिवीजन होता है, क्या होता है, मल्टीपल सेल्स का डिवीजन होता है।
और सेल डिवीजन कर कौन रहा है, तो सेंट्रोसोम जो होता है आपका सेल्स का डिवीजन कर रहा है, राइट। सेल्स का डिवीजन कौन करता है, तो जिसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होगा वहां पे सेल्स का डिवीजन होता है। तो वही होता है कि जब मेरा हाथ कहीं कट गया, फट गया, तो वहां पे मल्टीपल सेल्स का डिवीजन हो रहा है। ऐसे होगा कि जितना काम है उतना ही सेल्स का डिवीजन होगा, यानी कि जितना उसमें कटा हुआ है, मान लो कटा हुआ इतना होल है, तो उसका होल को भरने के लिए उतना ही सेल चाहिए ना, उतना ही सेल चाहिए। यदि सेंट्रोसोम क्या होगा, कभी कभी पागल हो जाता है, ये जब पागल हो जाएगा यानी कि ये सेल्स का डिवीजन करता ही रह जाएगा, करता ही रह जाएगा, करता ही रह जाएगा, तो एक ये ट्यूमर बन जाएगा। क्या होता है ये ट्यूमर बनता है जो कि ये कैंसर का रूप ले लेता है, राइट। ये कैंसर का रूप ले लेता है, लेकिन ये हर एक केस में नहीं देखने को मिलता है, मल्टीपल केस में ये आपको देखने को नहीं मिलेगा। 90 या 100 में से 10% ऐसा होता है केस जिसमें आपको सेंट्रोसोम पागल हो जाता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था जो कि सेल्स के डिवीजन के बारे में। तो जैसे मेरे को कहीं पे हाथ कट गया, तो कटा हो तो मान लो इतना होल है तो इतना ही सेल चाहिए, तो इतना क्या करेगा, मल्टीपल सेल्स का डिवीजन करके इसको क्या करेगा, वो होल को भर देगा। ये होता है आपका माइटोसिस सेल डिवीजन। एक होता है मियोसिस। मियोसिस का मतलब होता है कि ये रिप्रोडक्शन के टाइम पे जब मेल गैमेट्स और फीमेल्स का गैमेट्स का जब आपस में जो मिलन्स होता है, तो 23 अब जो हाफ डिवीजन होता है, मेल्स का भी गैमेट्स हाफ डिवीजन कर लेगा क्रोमोसोम, फीमेल का भी क्रोमोसोम हाफ सेल्स का डिवीजन करेगा। जब दोनों हाफ हाफ करेगा तो दोनों मिलकर 46 क्रोमोसोम बनेगा, और ये 46 क्रोमोसोम आपका फीटस में मतलब कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। जब फर्टिलाइज होता है तो ये फीटस बन जाता है, ठीक है। उसी प्रकार मैं आप लोगों को यहाँ बताया कि सेल्स का डिवीजन कितने तरह से होता है। तो जो मेटाफेज होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट सेल डिवीजन आता है, और यहाँ से क्वेश्चन भी आपको पूछा जाता है, ठीक है ना। तो माइटोसिस जो होता है इसमें आपका कितने टाइप का सेल्स का डिवीजन होता है, तो A1 हो गया, 2 3 4 5 टाइप्स। एक होता है IP मैट, आप लोग सुना होगा कि इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो IP मैट यानी कि इसका मैं लोग ट्रिक लिखा हूँ, यानी कि इसका ट्रिक है इसको याद करने का। IP मैट याद कर लो, ट्रिक याद हो जाएगा, ठीक है ना, माइटोसिस टाइप्स का, ठीक है ना। तो इंटरफेज में क्या होता है कि इंटरफेज जो होता है आपका सबसे बड़ा बड़ा फेज होता है, यानी कि इंटरफेज होता है ना आपका, वो सबसे बड़ा फेज होता है सेल्स डिवीजन का। और इसमें क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का ग्रोथ होता है, किसमें, तो न्यूक्लियस का ग्रोथ आपका इंटरफेज में होता है। यदि मैं प्रोफेज की बात करूं तो प्रोफेज में आपका स्पिंडल फाइबर बनता है, प्लस में इसमें क्या होता है, थोड़ा बहुत न्यूक्लियस का डिवीजन करता है, थोड़ा कर, पूरा नहीं करता, कंप्लीट नहीं कर पाता है, इसमें बहुत थोड़ा करता है। इसके बाद मैं बोला कि मेटाफेज। मेटाफेज में क्या होता है, इसमें स्पिंडल फाइबर जो होता है वो न्यूक्लियस को कंप्लीट डिवीजन कर लेता है। यहाँ से क्वेश्चन ये आ सकता है कि न्यूक्लियस का डिवीजन किस फेज में होता है, कंप्लीट। तो न्यूक्लियस का जो डिवीजन कंप्लीट हो रहा है आपका मेटाफेज में हो रहा है, ठीक है ना। कंप्लीट जो न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है कहाँ पे, मेटाफेज में हो रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट आपका एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन होने के बाद इसमें ऑर्गन पोल बनता है। क्या बनता है, इसमें ऑर्गन पोल बनता है। और जो टीलोफेज होता है वो सबसे स्मॉलेस्ट फेज है। आपसे ये भी पूछेगा कि जो सेल्स का डिवीजन में सबसे स्मॉलेस्ट फेज कौन सा है, ऑप्शन में दे रखे रहेगा टीलोफेज, आपको इसमें ऑप्शन टिक कर देना है, राइट। ऑप्शन में टीलोफेज रहेगा जिसको आपको टिक कर देना है, ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात करूंगा कि जो म्यूसिस के बारे में, तो माइटोसिस कर दिया। अब देखो म्यूसिस, स्पिंडल फाइबर होता है वो सेल्स को डिवाइड करता है, बट आपका न्यूक्लियस में इतना छोड़िए इसको। म्यूसिस लिखिए, म्यूसिस। देखिए म्यूसिस क्या होता है, जब मेल प्लस फीमेल्स में जब सेल्स का डिवीजन होता है, मेल के स्पर्म में प्लस में फीमेल के, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें सेल्स का हाफ डिवीजन होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक मेल है, ये फीमेल है। मेल के पास कितना क्रोमोसोम होता है भाई, तो 46 नंबर में हो जाएगा। फीमेल के बाद 46 नंबर में हो जाएगा। पेयर में बात करूँ तो पेयर में 23 पेयर फीमेल्स का, 23 पेयर मेल्स का होता है, राइट। समझ गए। इसमें क्या होता है, तो जैसे कि मेल्स है, मेल्स में क्या हो जाएगा, तो 46 जो आपका होता है, 44 क्रोमोसोम क्या हो जाएगा, आपका ऑटोसोम हो जाएगा। और 2 क्रोमोसोम आपका ऑलोसोम होता है। क्या होता है, ऑलोसोम। इसी प्रकार फीमेल्स में होता है, 24 क्रोमोसोम क्या होता है आपका ऑटोसोम, और 2 क्रोमोसोम आपका ऑलोसोम होता है। आप लोग सोचते होंगे भाई ऑलोसोम होता क्या है, दिमाग में आता होगा क्वेश्चन, ऑलोसोम क्या होता है। तो ऑलोसोम ये होता है जो कि वो लिंक को जनरेट करता है,
यही जनरेट करता है कि ये लिंक क्या होगा, मेल होगा या फीमेल्स होता है, राइट। तो क्रोमोसोम भी आपका दो टाइप से डिवाइड किया गया, ऑटोसोम और ऑलोसोम। 44 ऑटोसोम और 2 आपका ऑलोसोम होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ से क्या आया, डिवीजन हो रहा है, डिवीजन हो रहा है, तो 22 क्रोमोसोम यहाँ से आया, इसका हाफ डिवीजन होकर के, प्लस में एक क्रोमोसोम यहाँ से आया। इसी प्रकार फीमेल्स में 22 क्रोमोसोम यहाँ से आया और एक क्रोमोसोम यहाँ से आया, तो कितना हुआ बताओ क्या हुआ। तो 22 44 प्लस में एक 2, यानी कि ये 44 क्रोमोसोम बन गया। ये 44 क्रोमोसोम कहाँ मिलेगा आपको, फीटस में। कहाँ मिलेगा, 44 क्रोमोसोम आपको फीटस में देखने को आपको मिलेगा। यही आपका है मियोसिस का सेल्स का डिवीजन, इसी को हम बोलते हैं। एक लिख लीजिए कि ऑलोसोम जो होता है आपका, वो सेक्स को डिटरमाइन करता है, मेल होता है या फीमेल होता है। देखिए यही बताएगा कि ये मेल है या आपका फीमेल है, कौन बताएगा, आपका ऑलोसोम बताएगा, ठीक। क्लियर सभी को। चलिए अब थोड़ा बहुत डिजीज के बारे में लिख लीजिए। यदि क्रोमोसोम में बदलाव आता है ना तो उससे डिजीज होता है, ठीक है ना। तो लिखिए टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम कब होगा, जब 44 क्रोमोसोम होगा। नेक्स्ट लिखिए क्लाइनफिल्टर कब होता है, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कब होगा, जब 47 क्रोमोसोम होगा। नेक्स्ट लिखिए डाउन सिंड्रोम कब होता है, ये भी आपका जब 47 क्रोमोसोम होता है। आगे लिखिए पटाओ सिंड्रोम कब होता है, जब 47 क्रोमोसोम होगा। यानी कि ये सब किस में है, जब क्रोमोसोम में चेंज आता है, ठीक है ना, तब ये डिजीज आपको देखने को मिलेगा। यानी कि जब भी क्रोमोसोम में, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी क्रोमोसोम है, यानी कि मान लो टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, जब आपका क्रोमोसोम मोस्टली 46 क्रोमोसोम होता है। पता होगा आपको कि क्रोमोसोम 46 आपका मोस्टली होता है, लेकिन क्या होता है आपका क्रोमोसोम में कुछ ऐसा होता है, कुछ की वजह से चेंज आता है, तो 45 क्रोमोसोम आपका फीटस में आता है। 45 क्रोमोसोम से फीटस का डेवलपमेंट होता है। इसमें क्या हो गया, तो एक क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट हो गया, यानी कि इसमें एक क्रोमोसोम क्या है, तो कम है। इससे क्या हो जाएगा, इसमें बच्चे में आपका हो जाएगा टर्नर सिंड्रोम, यानी कि टर्नर सिंड्रोम नामक एक डिजीज होता है, वो हो जाता है। एक होता है आपका क्लैनफिल्टर सिंड्रोम। क्लैनफिल्टर क्या होता है कि मोस्टली हमारे जो फीटस का डेवलपमेंट के लिए 46, यानी कि हम लोग के बॉडी में 46 ही क्रोमोसोम होता है ना, इसमें क्या हो जाएगा, एक एडवांस हो जाता है, एक क्रोमोसोम एडवांस हो जाएगा, तब इसमें क्या हो जाएगा, क्लाइनफिल्टर नामक बीमारी पकड़ देता है। नेक्स्ट आपका होता है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम में वही होता है, इसमें भी एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम होता है, उससे भी आपका डाउन सिंड्रोम यानी कि इसमें बीमार होता है। एक जो आपका हो जाएगा पटाओ सिंड्रोम। पटाओ सिंड्रोम में क्या होता है, वो इसमें भी एक क्रोमोसोम ज्यादा हो जाता है, ठीक है ना, तब आपका पटाओ सिंड्रोम हो जाता है, ठीक है ना। तो ये आपका सेल्स का भी चैप्टर मैं आप इसमें कंप्लीट करा चुका हूँ। किसी को भी डाउट होगा तो बता दीजिएगा नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। तो मैं आज जो पढ़ा हूँ, जो आज का जो मेरा चैप्टर कंप्लीट हुआ है, आपका कौन कौन सा बताओ। तो डीएनए आरएनए के बारे में मैं कंप्लीट बात कर लिया हूँ। थोड़ा बहुत मैं जो सेल्स का टॉपिक छोटा सा इसका सेल डिवीजन के बारे में उसको मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जो कि मैं स्केलेटल सिस्टम के साथ, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है स्केलेटल सिस्टम, और यहाँ से आपको क्वेश्चंस हर साल पूछता रहता है, अपर लिम्स लोअर लिम्स से क्वेश्चंस आता ही आता है, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से मैं आप लोग को स्केलेटल सिस्टम ही आप लोग को पढ़ाऊंगा। तो आप लोग पहले डीएनए और आरएनए को कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से। और जो भी बच्चों प्रीवियस क्लास कंप्लीट नहीं किए होंगे, उससे मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि जाइए आप प्रीवियस क्लास कंप्लीट कीजिए और अच्छे से करिए, और आप लोग को मार्क कोई नहीं रोक पाएगा यदि आप लोग अच्छे से पढ़ते हैं तब। अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो भाई ऑब्वियसली बात है, कहीं से भी पढ़ लो आपका मार्क नहीं रोक पाए। जैसे मैं कंटेंट में आप लोग को दे रहा हूँ, ऐसा कंटेंट आपको कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही था जब मैं आप लोगों की तरह पढ़ रहा था। अभी तो मैं भी नर्स कर रहा हूँ और नर्सिंग में भी कर रहा था, ठीक है ना। तो मैं एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं भी सीनेट एग्जाम क्वालिफाई करके ही मैं भी आपको ये सारा सिस्टम बता रहा हूँ, ठीक है ना। इसलिए मुझे पता है कि कहाँ से क्वेश्चन आता है, कहाँ से नहीं आएगा। तो आप लोग को मैं वही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और पढ़िए, 100% सक्सेस मिलेगा, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा, टेक केयर और पढ़ने पर ध्यान देना।